अगली खबर में अब बात करते हैं उस लापरवाही की जो आस्था के नाम पर हो रही है, जो करोड़ों लोगों के विश्वास के साथ हो रही है। ये सिर्फ प्रशासन की लापरवाही नहीं है, बल्कि गंदगी फैलाने वाला पाप भी है। वो भी हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ धाम के प्रांगण में, जहां लोग स्वच्छ मन से जाते हैं, लेकिन भगवान के द्वार पर मंदिर के पास कूड़ा कचरा फैलाते हैं। एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचते कि इसका असर क्या होगा। आपको सुनने में ये अजीब और सख्त जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। आप टीवी स्क्रीन पर कचरे वाला जो वीडियो देख रहे हैं, कूड़े के पहाड़ वाली जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये केदारनाथ धाम के पास की तस्वीर है। कुछ देर के लिए सोचिए, आप परिवार के साथ केदारनाथ धाम जाते हैं और अगर इस तरह कूड़े के ढेर और कचरे से आपका सामना हो तो आपके मन में क्या होगा। इसी तरह कोई विदेशी श्रद्धालु जब केदारनाथ धाम जाएगा तो इस कचरे को देखकर उसके मन में भारत की कैसी तस्वीर बनेगी। ये प्रश्न उन सभी लोगों से है जो मंदिर पूजा करने जाते हैं और कचरा फैला कर आ जाते हैं। ये प्रश्न कुंभकर्ण वाली नींद में सोए प्रशासन से है, जो अपने कर्तव्य को भूल चुका है और इसकी वजह से केदारनाथ धाम में कचरे का पहाड़ बन रहा है। आपको बताते हैं कचरे की कहानी कैसे सामने आई है। यूपी के नोएडा के एक पर्यावरणविद ने आरटीआई से कचरे को लेकर जानकारी मांगी। उत्तराखंड सरकार की ओर से दिए गए जवाब के अनुसार पिछले 2 वर्ष में केदारनाथ धाम के पास 49.18 टन कचरा डाला गया है। फिर से सुनिए, केदारनाथ धाम में 2022 में से 2024 के बीच कुल 49,180 किलोग्राम कचरा मंदिर के पास 2 गड्ढों में डाला गया है। अगर इसे आप प्रति वर्ष के हिसाब से बात करेंगे तो औसतन 24,590 किलोग्राम कचरा डाला जा रहा है। इसे और भी आसान भाषा में समझें तो हर महीने में 2049 किलोग्राम है और हर दिन औसतन 67 किलोग्राम कचरा डाला जाता है। पर्यावरण को लेकर वैसे भी केदारनाथ धाम संवेदनशील क्षेत्र में रहा है। वर्ष 2013 की त्रासदी की जख्म वाली तस्वीरें और दर्दनाक कहानियां आज भी रूह कपा जाती हैं। इसके बावजूद केदारनाथ धाम में लापरवाही का विशाल पहाड़ खड़ा किया जा रहा है, जो अपने आप में चिंता का एक बड़ा विषय है। सवाल यह भी है कि केदारनाथ में कूड़ा प्रबंधन की कोई प्रणाली नहीं है। जब सरकार और प्रशासन को इसकी जानकारी है कि हर वर्ष अच्छी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, तो व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? क्यों इसे भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है, जबकि गंदगी और प्रदूषण को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने भी रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को पत्र लिखकर हिमालयी धाम के निकट बह रही मंदाकिनी नदी में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा था। आपको बता दें, 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। इस साल बाबा केदार के दर्शन के लिए 16.5 लाख भक्त आए थे। अब अगले 6 महीने के बाद मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। हर वर्ष इसी तरह बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ धाम जाते हैं और हर वर्ष इसी तरह कचरे को लेकर प्रशासन की ओर से नाकाफी इंतजाम किए जाते हैं। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार 2022 में 13.20 टन कचरा था। 2023 में 18.48 टन कचरा केदारनाथ धाम के पास था, जबकि इस वर्ष 17.50 टन कचरा अब तक डाला जा चुका है। चिंता की बात यह है कि उसमें 23.3 टन अकार्बनिक कचरा भी है। हालांकि इनका रिसाइकल कर दिया गया है। केदारनाथ मंदिर करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां ग्लेशियर भी है। केदारनाथ में उचित कचरा प्रबंधन प्रणाली की कमी का जिक्र पिछले वर्ष पीएम मोदी ने भी किया था। आप सुनिए, पीएम मोदी ने मन की बात में क्या कहा था और इसका कितना असर हो रहा है। मैंने ये भी देखा कि श्रद्धालु केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं। लेकिन साथियों, इन शिकायतों के बीच कई अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। जहां श्रद्धा है, वहां सृजन और सकारात्मकता भी है। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बाबा केदार के धाम में दर्शन पूजन के साथ साथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं। कोई अपने ठहरने के स्थान के पास सफाई कर रहा है, तो कोई यात्रा मार्ग से कूड़ा कचरा साफ कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की टीम के साथ मिलकर कई संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन भी वहां काम कर रहे हैं।
अब हम आपको बताते हैं कि लोग पुण्य कमाने के लिए केदारनाथ यात्रा या फिर चारधाम यात्रा पर जाते तो हैं, लेकिन इस यात्रा के दौरान पहाड़ों के साथ वो जो कुछ करते हैं वो किसी पाप से कम नहीं है। ये पाप है कचरे के पहाड़ का। आज ऐसे कई लोगों को हैरानी के साथ साथ थोड़ी शर्मिंदगी भी ये जानकर होगी कि चारधाम यात्रा के दौरान सिर्फ रुद्रप्रयाग से रोज 30 क्विंटल कचरे का ढेर साफ किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग को आप ऐसा जंक्शन कह सकते हैं जहां से केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए अलग अलग रास्ता जाता है। उस रुद्रप्रयाग से रोज जिस 30 क्विंटल कचरे का ढेर साफ किया जा रहा है, उसमें से करीब 2 से 3 क्विंटल कचरा सिंगल यूज और मल्टी लेयर प्लास्टिक है, और ये खुद अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारी का बयान है। इस कचरे में प्लास्टिक के अलावा स्नैक्स और कैंडी के खाली रैपर और टूटे हुए जूते चप्पल भी बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। यानी कभी चारधाम यात्रा के नाम पर, कभी घूमने के नाम पर, तो गर्मियों की छुट्टियों के नाम पर पहाड़ पर जाना हर किसी को पसंद है। लेकिन हमारी आप सभी से ये अपील है कि पहाड़ पर जाते वक्त कुछ नैतिक जिम्मेदारियों को नोट करके भी अपने साथ लेकर जाएं, वरना इसके नतीजे आने वाले वक्त में बहुत भयानक हो सकते हैं। अब खबरों के स्टीयरिंग को राजनीतिक खबरों की तरफ मोड़ते हैं, जहां 2 राज्यों में होने वाले चुनाव के कारण राजनीतिक दलों को वीकेंड पर भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। और जिस तरह से महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंस और रोड शो हो रहे हैं, उससे आज के शनिवार को न्यूज मित्र सियासत का सुपर शनिवार भी कह सकते हैं। इस पर हमने आज सत्ता की कई कुंजियां तैयार की हैं, जिसमें पहले नंबर पर पीएम मोदी की 2 रैलियां हैं, जिसमें उन्होंने महाविकास अघाड़ी को नया नाम दिया और कहा कि ये महाभ्रष्टाचारी हैं। वैसे कांग्रेस ने भी आज पीएम मोदी के पुराने बयान पर नया हमला किया और कहा कि कांग्रेस की गारंटियों पर बीजेपी अपनी पर्ची चिपका रही है। इन सब के बीच महाराष्ट्र में एमबीए को समर्थन देने के बदले उलेमाओं की एक डिमांड लिस्ट भी रिलीज हुई, जिसमें 17 मांगे हैं। उस पर काफी राजनीतिक क्लेश है। इधर महाराष्ट्र से काफी दूर उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तीखा हमला किया और कहा कि वस्त्र से नहीं वचन से योगी होते हैं। इन 4 बड़ी राजनीतिक घटनाओं के अलावा राजनीति की कुछ और भी जरूरी कुंजियां हैं, लेकिन शुरुआत पीएम मोदी के तीखे हमलों से करते हैं, जो उन्होंने महाविकास अघाड़ी पर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज लगातार दूसरे दिन महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर थे। शुक्रवार को नासिक और धुले में रैलियों के बाद आज पीएम मोदी ने अकोला और नांदेड़ में रैलियां की। पीएम मोदी की आज की रैलियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा केंद्र में था। उन्होंने आज कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर 5 बड़े प्रहार किए। पीएम ने कहा, जहां कांग्रेस की सरकार है वो राज्य शाही परिवार का एटीएम बन गया है। महाविकास अघाड़ी का मतलब महाभ्रष्टाचार होता है। महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटक में वसूली हो रही है। महाराष्ट्र को महाविकास अघाड़ी के महाघोटालेबाजों का एटीएम नहीं बनने देंगे। और तो और पीएम ने कांग्रेस पर घोटाला करके चुनाव लड़ने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी का यह हमला एक तरफा नहीं था। कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के नए और पुराने दोनों हमलों का काउंटर किया। इसके लिए आज 2 राज्यों के मुख्यमंत्री और 1 राज्य के उप मुख्यमंत्री मैदान में उतरे। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीएम मोदी के आरोपों का चुन चुनकर जवाब दिया गया। इसकी अगुवाई खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की। पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस अपनी गारंटियां पूरी नहीं कर पा रही है। इसके जवाब में आज राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की जनहित योजनाओं को फ्री की रेवड़ी कहकर देश को गुमराह किया। फिर भी वो कांग्रेस की गारंटियों पर ही अपनी पर्ची चिपकाकर देश में और हर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और फिर कांग्रेस पर वादे पूरे न करने का मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने हमला किया, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक-एक आरोप का जवाब दिया और बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति को कर्नाटक आने का न्योता भी दिया और कहा कि देखें गारंटियां पूरी कैसे की जाती हैं। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। एटीएम पता है ना, लोग उसमें से पैसे निकालते हैं। ये कांग्रेस का एटीएम बन जाता है, शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल
तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं, एटीएम। इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटका में वसूली डबल हो गई है। चुनाव महाराष्ट्र में वसूली डबल हो रही है, कर्नाटका में, तेलंगाना में। आरोप है कि कर्नाटका में इन लोगों ने शराब के दुकानदारों से 700 करोड़ रुपए की वसूली कराई है। हमारी कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ पूरा इकोसिस्टम सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकारों के बारे में झूठ सुबह से शाम तक झूठ बोलता है। I have come here to invite Mahayuti leaders, to invite them to Karnataka to meet and to see what we have promised, what we have developed, what we have delivered, and how the people of Karnataka has been benefited out of our 5 guarantees. हमारी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट में जितने सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। इन सबके बीच महाराष्ट्र चुनाव में एक नई डिमांड लिस्ट राजनीतिक रूप से काफी ट्रेंड कर रही है। ये डिमांड लिस्ट ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से महाविकास अघाड़ी के सामने रखी गई है। इसमें कहा गया है कि अगर उनकी इन शर्तों और मांगों को मान लिया जाता है, लिखित सहमति पत्र दिया जाए, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी को समर्थन दे सकते हैं। उनके लिए चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने ये डिमांड लिस्ट शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी के शरद पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को भेजी है। वैसे तो उलेमाओं की इस लिस्ट में कुल 17 मांगे हैं, लेकिन इसमें 7 प्रमुख हैं। पहली मांग ये है कि वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया जाए। दूसरी मांग ये कि नौकरी और शिक्षा में मुसलमानों को 10% आरक्षण मिले। पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता मिले। इमाम और मौलाना को हर महीने 15,000 रुपए दिए जाएं। 2012 से 2024 के बीच दंगे के आरोप में बंद बेगुनाह मुसलमानों को रिहा किया जाए। महाराष्ट्र में आरएसएस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और इसके बाद इंडिया गठबंधन के प्रचार के लिए जरूरी सुविधाएं भी दे दी जाएं। अब इस खबर में ट्विस्ट ये है कि उलेमा बोर्ड ने ये 17 मांगों वाली चिट्ठी 7 अक्टूबर को लिखी थी, जिसके जवाब में कांग्रेस ने 9 अक्टूबर को और एनसीपी शरद गुट ने 10 अक्टूबर को आश्वासन वाला सहमति पत्र दिया था। अब करीब 1 महीने के बाद इस पर तीखी राजनीति हो रही है और ये पूरा पत्र व्यवहार पर खबरों में आया है। बीजेपी ने उलेमा बोर्ड की मांगों को देश को बांटने वाला बताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर 10% आरक्षण मुसलमानों को मिलेगा तो किसका कम होगा। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर ओबीसी और दलित विरोधी होने का आरोप भी लगाया है। हालांकि कांग्रेस अतुल पाटिल कह रहे हैं कि कांग्रेस के नाम वाली चिट्ठी फर्जी है। महाविकास अघाड़ी से हमने मुतालबात किए हैं। उनमें वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पेश किया गया है उसे फौरी और मुकम्मल मनसूख किया जाए। मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन हाईकोर्ट ने मंजूर किया था, वो बहाल किया जाए। अगर हुकूमत आघाड़ी की आती है तो हर शोबे में 10% रिजर्वेशन दिया जाए। सरकारी कमेटियों पर मुसलमानों को जो जिम्मेदारान हैं बाशऊर तबके के लोग हैं और ख़ास तौर पर हमारे जो उलमाए कराम हैं उनको भी जो मुस्लिम रिलेटेड जैसी कमेटियां हैं उन पर नुमाइंदगी दी जाए। कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मैं यहां से राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं
आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी कितना देश को तोड़ेंगे आप वोट के लिए? कहां तक जाएंगे आप? कोई शर्म बची है आपको? वोट के लिए कुछ भी स्वीकार कर लेंगे आप? ऐसे विघटनकारी मांगों का हम पूरा विरोध करते हैं, कभी नहीं होने देंगे। वो फेक लेटर है, हमने बता दिया है। हमारा सीधा सीधा है, ये देश संविधान से चलेगा। संविधान में अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिले हैं, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसकी रक्षा हमने आज तक की है, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। महाविकास आघाड़ी ने उनको आश्वासन दिया है कि उनके मांगों पर वो पॉजिटिवली बात करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत एक गंभीर परिस्थिति होगी और हमारे देश का अंग अंग बेचने जैसा एक वातावरण हमारे देश में होगा। वैसे पूरे मुस्लिम समुदाय पर उलेमाओं का कितना राजनीतिक असर है, इसका कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में मुसलमान एक बड़े वोट वर्ग की तरह देखे जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की कुल आबादी 11.24 करोड़ है, जिसमें मुस्लिम आबादी करीब 1.3 करोड़ है। ये कुल आबादी का 11.56% हिस्सा है। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान करीब 20% हैं। इसमें 9 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात करें तो यहां 10 सीटों पर 25% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोट महाविकास आघाड़ी को मिले थे। मौलानाओं का कहना है कि मुसलमानों को राजनीति में बहुत कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। पिछले 25 वर्षों की बात करें तो 1999 में सबसे ज्यादा 13 विधायक जीत कर आए थे, जो 4.51% है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में जिन 15 सीटों पर 30% से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां के नतीजे एक तरफा नहीं रहते हैं। 2019 में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 15 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, शिवसेना को 4 सीट, कांग्रेस को 4 सीट, एनसीपी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 2 सीट और एआईएमआईएम को 1 सीट मिली थी। वैसे आपको ये भी बता दें कि मालेगांव सेंट्रल, जहां सबसे ज्यादा 80% के करीब मुसलमान हैं, वहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जीती थी, जबकि 53% और 50% वाली मानखुर्द, शिवाजी नगर और भिवंडी ईस्ट में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। अब बात करते हैं झारखंड की, जहां आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने आरक्षण, भ्रष्टाचार और अपनी योजनाओं पर खूब बयान दिए हैं। राहुल गांधी ने आरक्षण बढ़ाने की बात कही है, जबकि अमित शाह ने कहा कि किसी भी कीमत पर पिछड़ों और दलितों का आरक्षण छीनने नहीं देंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए आज अमित शाह ने जमशेदपुर में रोड शो किया, जबकि राहुल गांधी का फोकस आज चुनावी रैलियों पर रहा। 50% की दीवार बना रखी है, रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के इसको हम परे कर देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से ज्यादा कर देंगे। झारखंड में तो हमने कह दिया है, झारखंड में हमने कह दिया है आदिवासियों को 26% से 28% रिजर्वेशन हम बढ़ा के दे देंगे। दलितों को 10% से हम 12% कर देंगे और पिछड़े वर्ग को 14% से हम 27% रिजर्वेशन दिलवा देंगे। कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मैं यहां से राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। खटाखट 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 हमारी सरकार हर महीने, ये देखिए मुस्कुरा रही है, हमारी सरकार हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 2500 रुपए खटाखट 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 अंदर
महंगाई की चोट आपको लगती है, सरकार का फायदा भी आपको पहुंचना चाहिए। 2,500 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में ठकाठक ठकाठक ठकाठक। 1 तारीख को आप जगोगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बैंक अकाउंट चेक करोगी, 2,500 रुपए अंदर। धीरज साहू के घर पर रेड पड़ी और 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। आलमगीर आलम के पीए के घर पर रेड पड़ी, 30 करोड़ रुपया पकड़ा गया। 27 मशीनें नोट गिनने के लिए लाए, मगर वो भी गर्म होकर बंद हो गए। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है। प्रचार तेज हो चुका है। इस बीच आज झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक रांची और जमशेदपुर समेत 9 जगहों पर छापेमारी हुई। इससे पहले 14 अक्टूबर को जल जीवन मिशन में छापेमारी हुई। घोटाले को लेकर ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ठिकानों पर रेड की थी। यानी झारखंड में चुनाव और छापे दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सत्ता में खबरों के स्टीयरिंग को अब विधानसभा के चुनाव वाले राज्यों से उपचुनाव वाले राज्यों की तरफ ले जाते हैं, जहां यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला किया है। कल योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में नारा दिया था कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आज अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति वस्त्र से नहीं, वचन से योगी होता है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि एनकाउंटर करने वालों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो ज्यादा दिन सरकार में नहीं रहेंगे। 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। जिस तरह के भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है। और अब एक खबर जम्मू कश्मीर से है जिसमें सच की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। ये खबर खासकर जम्मू कश्मीर के उन युवाओं को देखनी चाहिए जो कुछ अलगाववादियों की बातों में आकर पत्थरबाज बनते हैं और हथियार भी उठा लेते हैं। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सह संस्थापक और पूर्व चेयरमैन रहे अब्दुल गनी भट्ट ने एक बड़ा सच स्वीकार किया है। अब्दुल गनी भट्ट ने कहा है कि हमने जम्मू कश्मीर में युवाओं को गुमराह कर उनका इस्तेमाल तो किया, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाए जो करना था। अब्दुल गनी भट्ट के इस बयान पर अब प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी कह रही है कि जम्मू कश्मीर का सच धीरे धीरे सामने आने लगा है। अब्दुल गनी भट्ट का यह कबूलनामा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो प्रो पाकिस्तान रहे, जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हेड रहे और तो और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के भी अध्यक्ष रहे। कि हुर्रियत ने कश्मीरी लोगों को हमेशा धोखा दिया, कभी पाकिस्तान के नाम पे, कभी आज़ादी के नाम पे और कभी जहाद के नाम पे। आज जब यहाँ हालात चेंज हुए, सिचुएशन ही तो जो आंखें खुली है, जिस तरह से यहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, यहाँ अब
लोग दहशत को पसंद नहीं करते हैं, दहशतगर्दों को पसंद नहीं करते हैं, हुर्रियत को पसंद नहीं करते। अब हुर्रियत लीडरों की भी आंखें भी आहिस्ता आहिस्ता खुल गई। अलगावाद एक ऐसा कीड़ा है, ऐसा जहर है जिसको एक कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। और आप जानते हैं कि हमारे देश को 35 साल लग गए लड़ने में अलगावाद के खिलाफ। और बदनसीबी है हमारी कि हमारे यहाँ के लोग, कश्मीर के लोग अलगावाद को सपोर्ट कर रहे थे।